हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष कुमार है और आज हमारे एक्सेल आर्मी का डेली एक्सेल क्लास 5 है जिसमें हम रिव्यू और व्यू टैब के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पहले कम्युनिकेशन हुई थी प्रीवियस वीडियो में फार्मूला और डेटा टाइप के बारे में, जिसमें मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू शेयर किया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ओवरव्यू काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा फार्मूलाज टैब का, और डेटा टैब का भी आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी इसके बारे में हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। आपको कम्प्लीटली मैं प्रैक्टिकल सारी चीज़ें दिखाऊंगा, फार्मूलाज के बारे में बताऊंगा कि कैसे चीज़ें कंप्लीट होती हैं, कैसे फार्मूलाज लगाए जाते हैं, क्या क्या मेथड होता है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं रिव्यू और व्यू टैब से। तो सबसे पहले हम रिव्यू टैब के बारे में बात करेंगे। रिव्यू टैब में आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको शो हो रहे होंगे। पहला जैसे कि आपको प्रूफिंग का, सेकंड परफॉर्मेंस का, थर्ड असेबिलिटी का, फोर्थ आपका लैंग्वेज का है, फिफ्थ चेंजेस का है, सिक्स कमेंट का है, सेवेंथ नोट्स का है, एट्थ प्रोटेक्ट का है, और नाइन्थ आपका लिंक या फिर इंक कह दीजिए उससे रिलेटेड है। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रूफिंग का। प्रूफिंग में हम स्पेलिंग के बारे में जानेंगे। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, स्पेलिंग का मतलब ये होता है कि आपने एक्सेल में कुछ भी चीज़ें लिखी हुई है, इनकेस आपने कुछ चीज़ें गलत डाल दी हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उसे आप चेक करते हैं स्पेलिंग के थ्रू। ठीक है, अभी देख रहे हैं मैंने इस पर क्लिक किया, लिखा हुआ आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगनिंग ऑफ द शीट। मैं लिखता हूँ यस, मैंने यस किया। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नोटिफिकेशन है, स्पेलिंग चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। इसने मुझे बोला है कि ये स्पेलिंग चेक किया है इसने और सब कुछ ठीक है, आप आगे काम कर सकते हो। देन मैं ओके कर दिया। तो अभी तो सब कुछ ठीक है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं है। इन केस एरर आता है तो किस तरीके से चीज़ें दिखती हैं, तो इसको हम क्लियर करते हैं। अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे नाम अपना आशीष, आशीष, और उसके बाद में मैं XYZ मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है, मैंने एंटर प्रेस किया। अब मैं क्या करूँगा, स्पेलिंग पे क्लिक करूँगा। फिर से वही नोटिफिकेशन आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, लिखा हुआ है यहाँ पे डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द शीट। देन मैं यहाँ पे फिर से ओके कर रहा हूँ, मतलब यस कर रहा हूँ। यस करने पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई आ रही है, जैसे कि आशीष XYZ लिखा है, इग्नोर वन से इग्नोर ऑल, एड टू डिक्शनरी, चेंज, चेंज ऑल, ऑटो करेक्ट। तो अभी यहाँ पे क्या चीज़ें हैं देखिए, अगर मैं इग्नोर वंस पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाएगा, आशीष XYZ ही चलेगा। इग्नोर ऑल यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी मेरे पास में एक कैरेक्टर है, अगर मेरे पास में दो तीन चार, मतलब जितने भी वर्ड्स होते हैं सब में इग्नोर ऑल आता, मुझे एक साथ सभी को इग्नोर करना होता मैं एक साथ कर सकता हूँ, तो इसीलिए चीज़ें आ रही हैं। एड टू डिक्शनरी का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो मेरा है, मैंने यहाँ पे आशीष XYZ लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, जस्ट इसके ऊपर लिखा हुआ है नॉट इन डिक्शनरी, मतलब ये डिक्शनरी में नहीं है, मुझे इसको डिक्शनरी में ऐड करना है। अगर मैं इसे ऐड कर दूंगा तो ये जो सजेशंस के ऑप्शंस लिखे हुए आ रहे हैं उसमें यही चीज़ें लिखी हुई आएंगी XYZ पे। ठीक है, चेंजेस का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे चेंज पे क्लिक करूँगा, सीधा सीधा आशीष चेंज हो जाएगा। ऑल का भी मतलब यहाँ पर यही है कि मेरे पास में मल्टीपल डेटा है, उसके अकॉर्डिंग हो जाए। ऑटो करेक्ट का मतलब यहाँ पे ये आता है कि ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे ऑटो करेक्ट प्रेस कर रहा हूँ, जैसे ऑटो करेक्ट मैं प्रेस करूँगा आप देखोगे आशीष के साथ में XYZ लिखा हुआ है तो XYZ गायब हो जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो आइए एक बार चेक करते हैं इसको। ऑटो करेक्ट पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ फिर से नोटिफिकेशन आ गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पहले की तरह, यू आर गुड टू गो का। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे नाम में यहाँ पे चेंजेस आ गए मेरे, आशीष के साथ में XYZ जो लिखा हुआ तो हट गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्पेलिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे है आपका टिल्स का, इसको आप किसी भी तरीके से यूज़ नहीं करते हैं फिलहाल। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको इसको यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट ये पार्ट हमारा प्रूफिंग का ही होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्कबुक स्टैटिक्स के। इसमें हमारा क्या होता है, हमारे जो भी सेल्स होते हैं, फॉर्मूलाज होता है, चार्ट्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, इन सभी का ये हमें काउंट बताता है, लोकेशंस बताता है। ठीक है, तो एक बार इसको क्लिक करके दिखाते हैं ये किस तरीके से काम करता है। अब मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देख रहे होगे यहाँ पे वर्कबुक स्टैटिक्स का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। पहला आ रहा है करेंट शीट, ठीक है, दूसरा आ रहा है आपको वर्कबुक। आपने नोटिस किया होगा मैंने
वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हमारा करेंट बुक क्या होता है, सॉरी हमारा वर्कबुक क्या होता है और हमारी वर्कशीट क्या होती है। ये सेम उसी से रिलेटेड है। अभी आप देख रहे होगे जिस हम एक्सेल पे हम काम कर रहे हैं, ये हमारा एक्सेल जो है, जिस पेज पे हम काम कर रहे हैं, ये हमारी शीट है, ठीक है। और ये शीट हमारी शो हो रही है। सेम इसी तरीके से शीट हमारी 2 भी है। प्लस पे करूँगा 3 4 5 6 मल्टीपल शीट्स बनेंगे, लेकिन हमारा वर्कबुक हमारा एक ही है। कहने का मतलब ये है एग्जाम्पल के लिए कि हमारे पास में एक कॉपी है, ठीक है, और उस कॉपी में काफ़ी सारे पेजेस हैं। तो जो पेजेस कहलाएंगे हमारी शीट कहलाएगी, और जो हमारी कॉपी कहलाएगी वो हमारी वर्कबुक कहलाएगी। तो इस तरीके से हम शीट और वर्कबुक को समझते हैं, ठीक है। तो करेंट शीट की बात कर रहे हैं, आप देख रहे होगे यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ऑफ शीट M17। यहाँ मतलब ये है कि यहाँ पे M17 है, ये M नंबर हो गया मेरा, ये M, और ये 17 है। अब ये 17 नंबर पे मेरा ये दिखा रहा है डेटा, तो ये M17 इसने ये बताया है, ठीक है। सेल्स विथ डेटा 36 है, मतलब हमारे पास में जो सेल्स है, ये हमारा एक सेल्स हो गया, ये हमारा 2 सेल्स हो गया, 3 4 5 6 7 8। जैसे जैसे सिलेक्ट करूँगा वैसे वैसे सेल्स मेरा बढ़ते जाएंगे। और यहाँ आप देखोगे, यहाँ पे काउंट भी दिखा रहा है, काउंट यहाँ पे 8 दिखा रहा है क्योंकि मैंने 8 सिलेक्ट किया है। अब इसी तरीके से मैं सभी सेल्स को सिलेक्ट करूँगा। टोटल मेरे पास में काउंट कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 36 आ रहे हैं, 36 काउंट दिखा रहा है मेरे पास में। तो इसने हमें यही चीज़ें बताई है कि आपके जो सेल्स विथ डेटा है 36 है, ठीक है। टेबल्स यहाँ पे 0 है, मैंने यार टेबल्स एक भी नहीं बनाई हुई तो इसलिए 0 दिखा रहा है। टेबल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में कि टेबल्स हमारे क्या होते हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज में आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 लिखे हुए आ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो हमें ऐसे तो नहीं पता पड़ रहा है कि हमने फार्मूला कहाँ लगाया हुआ है, बट हमारे इस स्टैटिक्स ने बता दिया कि हमने 2 जगह फार्मूला लगाया हुआ है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमने फार्मूला लगाया कहाँ है। तो अभी इसको कैंसिल करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ 2 जगह हमने फार्मूला कहाँ लगाया है। देखिए, एक यहाँ पे डेट लिखा हुआ है 19/7/2025, इसको मैंने एंटर किया, इसमें एंट्री की मैंने F2 प्रेस करके, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ आ गया। सेम मैं वापस में इसी पे गया K6 पे और मैंने F2 प्रेस किया फिर से। F2 प्रेस करने के बाद आप देख रहे हो कि फिर से यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फॉर्मूला। तो ये 2 जगह हमने फार्मूला यूज़ किया है, बाकी कहीं भी हमने फार्मूला यूज़ नहीं किया है। तो इसीलिए ये सिर्फ 2 जगह का फार्मूला हमें बता रहा है, ठीक है। वर्कबुक की बात करते हैं। वर्कबुक में क्या है, हमारे पास में 2 शीटें हैं, 1 और 2। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, मैं तीसरी शीट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस पे क्लिक किया, तीसरी शीट भी आ गई मेरे पास में। अब मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, अब देखिए शीट कितनी बन के आ गई मेरे पास में, 3 की शीट है, ठीक है। सेल्स विथ डेटा 40 यहाँ दिखा रहा है। अब हमारी शीट 3 में तो कुछ भी नहीं है, हमने शीट 2 में चेक किया है, तो हमारे पास में शीट 2 में जो दिखा रहा है यहाँ पे 4 नंबर काउंट दिखा रहा है, 1 2 3 4 काउंट यहाँ पे 4 दिखा रहा है। और हमारे शीट 1 में कितने थे, 36 थे, ठीक है। 36 और 4 अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा टोटल 40 सेल्स। तो हमारे पास में यहाँ पे 40 सेल्स दिखा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेल्स विद डेटा 40 दिखा रहा है। टेबल 0 है इसीलिए 0 दिखा रहा है, फॉर्मूला 2 है क्योंकि फॉर्मूला हमने सिर्फ इन्हीं 2 जगह यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से इसने हमें हमारे जो वर्कबुक है उसकी हिस्ट्री बता दी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट परफॉर्मेंस के ऊपर। यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे हो कि अगर आप कर्सर को लेकर जाते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा चेक परफॉर्मेंस में, इफ़ योर वर्कबुक इज बीइंग स्लो, ठीक है, इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस बाय ऑप्टिमाइजिंग द फाइल। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे नो ऑप्टिमाइजेशन नीडेड, मतलब जो मेरी यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक है काफ़ी अच्छी चल रही है, इसमें किसी तरीके से कोई इश्यूज़ नहीं है, तो मुझे यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसने मुझे मेरे फाइल की परफॉर्मेंस बता दी है, ठीक है। चेक असेबिलिटी की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे चीज़ें मुझे दिखा रही होंगी, जैसे कि असेबिलिटी है, ऑल टेक्स्ट है, फॉर्मेट एज टेबल है, अनमर्ज सेल्स है, हमारा ऑप्शन असेबिलिटी है। तो फॉर्मेट एंड टेबल्स में क्या होता है हमारा कि आपका जो डेटा है उसको आप उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लेके चलना चाह रहे हैं, उसका यूज़ होता है। तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, ठीक है, क्योंकि इस पर प्रॉपर हम वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको चीज़ें क्लियर होंगी किस तरीके से आप फॉर्मेट को सेट करते हैं, क्योंकि मैं डेटा के अकॉर्डिंग आपको बताऊँगा। मैं एक डेटा कंप्लीट करूँगा,
उसमें आपको मैं बताऊंगा कि हम फॉर्मेट किस तरीके से बनाते हैं, कलर कॉम्बिनेशन हमारा फॉर्मेट में क्या होता है, समझ नहीं आता है तो हम इन्हें यूज़ करते हैं। ठीक है, अनमर्ज सेल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, मर्ज कैसे करते हैं, अनमर्ज के बारे में आने वाले वीडियोस में आपको क्लियर करूंगा मैं। ठीक है, ऑल्ट टेक्स्ट का मैंने आपको यूज़ बताया हुआ है, बाकी इसमें हमें और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे बस आपको ये चीज़ें आ जाते हैं एक्सेल ऑप्शंस के, तो ये अभी आपको इसके बारे में जानने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं इनमें, बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो कि आपको यूज़ करना होता है, तो इसके बारे में हम डीप में बात करेंगे जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इसे हम रहने देते हैं अभी। अब हम ट्रांसलेट की बात करते हैं। ट्रांसलेट पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ट्रांसलेटर ऑटो डिटेक्ट। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी मेंशन करता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि माय नेम इज़ आशीष। ठीक है, तो आप देख रहे होगे यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट हो गया है। अगर आपको किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, जर्मन में करना है, आप जर्मन में भी कर सकते हो। ठीक है, गुजराती में करना चाहते हो, गुजराती में कर सकते हो। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्रांसलेट भी कर सकते हो अपने लैंग्वेजेस को। आप कुछ भी चीज़ें लिखना चाहते हो, आप इजीली यहाँ मेंशन कर सकते हो। अब सपोज़ मैंने यहाँ चीज़ें लिखी गुजराती में, ठीक है, गुजराती में लिखने के बाद अब मुझे कहीं इसको यूज़ करना है, मैंने यहाँ से कॉपी किया Ctrl+C से और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। तो आप देख रहे होगे कि गुजराती में मैंने नाम लिख दिया, मारू नाम आशीष, बाकी पता नहीं क्या है क्योंकि मुझे गुजराती नहीं आती है। मारो नाम आशीष कुमार 6, मतलब इसे गुजराती में मैं कह रहा हूँ कि मेरा नाम आशीष कुमार है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ट्रांसलेशन का जो ऑप्शन है यहाँ पे ट्रांसलेट करने का आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से आप डिफरेंट तरीके से आप चेक करके देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करिएगा। ठीक है, शो चेंजेस का यहाँ ऑप्शन आ रहा है। अब इसमें क्या होता है हमारा, आप देख रहे होगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है शो चेंजेस में, व्यू डिटेल्स ऑफ हु चेंज व्हाट वेयर एंड व्हेन इन दिस वर्कबुक। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो मेरी वर्कबुक है, इस वर्कबुक में किसने कोई चेंजेस किए हैं या नहीं किए हैं, उसको आप पता कर सकते हो। अब जैसे कि मेरे पास में वर्कबुक है, मुझे नहीं पता ना कि किसने इस वर्कबुक में क्या काम किया है, नहीं किया है, लास्ट टाइम कब काम किया था, तो इस तरीके से आप चेंजेस को देख सकते हो किस पर्सन ने क्या काम किया हुआ है लास्ट टाइम। ठीक है, तो चेंजेस हमारा कवर हो गया है। अब हम बात करते हैं न्यू कमेंट्स की। न्यू कमेंट्स में क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आशीष, ठीक है, इसमें मैं किसी भी तरीके से कमेंट्स देना चाहता हूँ, तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है न्यू कमेंट्स में, देखेंगे आप ऐड अ कमेंट अबाउट दिस पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। मुझे बताना है सेम कमेंट्स करके, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट लिखा हुआ आ गया। आईटी डिपार्टमेंट इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि ये जो हमारी एक्सेल वर्कबुक है, इसमें जो लॉगिन किया गया हुआ है, लॉगिन डिटेल्स डाली गई है आईडी डिपार्टमेंट के थ्रू डाली गई है। देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ आ रहा है आईटी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इस वजह से आपको चीज़ें शो हो रही हैं यहाँ पे। आपको कुछ भी चीज़ें लिखनी है, अब आप इसमें लिख सकते हैं XYZ कुछ भी, मैं रैंडमली टाइप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो एरो दिखा रहा है यहाँ पे, या फिर कंट्रोल एंटर करके आप पोस्ट कमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद अब आप अपने माउस के कर्सर को लेके जाओगे, आपको यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज़ होता है। अब इसी तरीके से मैं इसको अगर शो कमेंट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाके इन कमेंट के सेक्शन में शो कमेंट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ मुझे कमेंट दिखा दिया साइड में। ठीक, अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे तो कमेंट एक ही है, मुझे दूसरा कमेंट डालना है। अब मैं दूसरा डाल देता हूँ XYZABCD, एंटर कर दिया। अब इसका यूज़ आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैंने साइड में क्लिक किया हो कहीं भी, नेक्स्ट कमेंट पे गया मैं, अब यहाँ पे मेरे 2 कमेंट एक साथ खुल गए। ठीक है, प्रीवियस कमेंट पे गया तो मेरे प्रीवियस वाले भी कमेंट खुल के दोनों यहाँ कमेंट दिखा रहे हैं। ठीक है, मुझे डिलीट करना है, तो मैं इस जगह पे जाऊँगा, सेल को सिलेक्ट करूँगा और डिलीट पे क्लिक करूँगा, मेरे सारे कमेंट्स यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आपको उसमें फिर से कुछ एडिट करना हो, आप न्यू कमेंट पे जाइए, कुछ भी लिखिए, ठीक है, एरो क्लिक करिए, सेंड हो गया। आपको इसको एडिट करना है, वापस कर्सर को लेके जाइए, इस पेंसिल क्लिक करिए, एडिट कमेंट का ऑप्शन आ जाता है और ये 3 डॉट है, इसमें मोर थ्रेड्स एक्शन का ऑप्शन आता है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। तो पेंसिल पे गया, मुझे इसको सही करना है,
यहाँ लिखना है मुझे कुमार, मैंने टिक किया, ठीक है। तो आप देखोगे फिर से यहाँ पे कुमार लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से हम कमेंट सेक्शन का यूज़ करते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं नोट्स की। नोट्स भी हमारा सेम कमेंट का जैसा ही यूज़ होता है, कुछ भी अलग नहीं है नोट्स में। अब जैसे ये मेरा डेटा है, आशीष में नाम लिखा है, इसमें मुझे नोट्स देने हैं। क्लिक कर रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। न्यू नोट्स क्लिक किया, ये दूसरे तरीके से नोट्स ओपन हुआ है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं XYZ, या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेली एक्सेल, ठीक है, 5, ठीक है। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा तो नीचे आ जाएगा, तो मुझे एंटर प्रेस नहीं करना है। मुझे क्या करना है, सीधा सीधा स्केप दबा देना है, या फिर साइड में मैं क्लिक कर दूंगा। तो अभी आप देखोगे कर्सर को लेके जाओगे तो यहाँ पे दूसरे तरीके से कमेंट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज़ होता है। पहले हमारे पास में नोट्स के ऑप्शन थे, अब एडिट नोट्स के ऑप्शन आ गया। अब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, मुझे नहीं करना है, मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है। और ऑप्शंस यहाँ हाईलाइटेड नहीं थे। प्रीवियस नोट्स देखना है, सेम वही यूज़ होता है जैसे भी मैंने आपको कमेंट से बताया था। नेक्स्ट नोट भी सेम वैसे ही यूज़ होता है एज कमेंट। शो हाइड नोट्स सेम यूज एज कमेंट ऑप्शंस। और यहाँ पे आ रहा है शो ऑल नोट्स, सेम वही चीज़ें यूज़ हो रही है यहाँ पे जो कमेंट्स वाले मैंने पार्ट किया था। और यहाँ आ रहा है कन्वर्ट टू कमेंट्स, इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। कन्वर्ट ऑल नोट्स में आ जा रहा है यहाँ पे, तो जो मेरे कमेंट्स थे, ठीक है, ये सीधा सीधा नोट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके नोट्स के पार्ट भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन की। ये हमारा एक्सेल का बहुत बड़ा पार्ट है, प्रोटेक्शन, क्योंकि हम काफ़ी सारे डेटास पे काम करते हैं और हम हर तरह की फ़ाइल हर किसी को शेयर करते हैं, और हम चाहते नहीं कि हमारा हर कोई फ़ाइल में किसी भी तरीके से कोई एडिटिंग करे या फिर कोई भी R&D करे, फॉर्मूलेज हमारे देखें। तो इसलिए हम शीट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियोस में क्लियर करूँगा, क्योंकि प्रोटेक्शन शीट के ऊपर में, प्रोटेक्ट शीट के ऊपर में, वर्कबुक के ऊपर में मैं आपको काफ़ी डीपली वीडियोस के थ्रू शेयर करूँगा चीज़ों को, जिसमें आप एक एक चीज़ क्लियर कर पाएंगे कि प्रोटेक्शन हम कैसे करते हैं शीट में, सेल्स को कैसे करते हैं, फार्मूलाज को कैसे करते हैं, वर्कबुक को कैसे करते हैं, सारी चीज़ें। इवन हम पासवर्ड कैसे जनरेट करते हैं कि इन केस मेरा अगर वर्कबुक किसी के पास चला गया और उसको मैं चाहता हूँ कि वो एडिट करके देख लें। सपोज़ मैंने उसको एडिट करने के राइट्स नहीं दिए हैं, बट मैं चाहता हूँ कि वो बाद में एडिट करें। तो उस केस में आप क्या करोगे, उसको एक पासवर्ड शेयर करोगे। जब आप पासवर्ड शेयर करोगे तो उस पासवर्ड से क्या करेगा, वो पासवर्ड वहाँ पे एंटर करेगा। एंटर करने के बाद उस फाइल को काम कर सकता है इसलिए, ठीक है। यहाँ पे भी सेम प्रोटेक्शन में है, अलाउ एडिट्स रेंज। अब जैसे कि मैंने इतनी शीटें सिलेक्ट कर ली हैं, यहाँ मैंने प्रोटेक्शन लगा दिया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अलाउ करता हूँ कि आप शीटों को नहीं कर पाएंगे अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका यूज़ होता है। हाइड लिंक की बात करें तो हाइड लिंक का हमारे पास में कोई खास यूज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इग्नोर करके चलेंगे हाइड लिंक को। देख रहे हो यहाँ पे कोई खास यूज़ नहीं है हाइड लिंक का, तो इसको हम इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू टैब काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं व्यू टैब के बारे में। तो व्यू टैब में आप देख रहे होगे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, जैसे कि शीट व्यू, वर्कबुक व्यू, शो, जूम, विंडो, मैक्रो। तो शीट व्यू का बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो शीट व्यू में अभी यहाँ पे सारी चीज़ें हाईलाइटेड नहीं है, क्योंकि हमारे इस रिलेटेड अभी कोई यूज़ नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी चीज़ें हाईलाइटेड नहीं है। नॉर्मल की बात करें यहाँ पे, अब देख रहे हो यहाँ पे वर्कबुक में व्यू दिखा रहा है नॉर्मल, ये हमारी नॉर्मल व्यू है, ठीक है। पेज ब्रेक व्यू पे क्लिक करेंगे, आप देख रहे हो यहाँ पे पेज ब्रेक हो गया, मतलब यहाँ पे ये जो दिखा रहा है आपका, ये पेज 1 में कवर होता है। अगर मैं इसको प्रिंट भी दूंगा ना, तो प्रिंट देने के बाद जो मेरा पेज 1 का पार्ट होगा इतना ही आएगा जे तक, तो ये हमारा पेज 1 बन गया, ठीक है। उसके बाद के से KLM, ये सिर्फ यहाँ तक इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने ये तक सिर्फ मेंशन किया हुआ है। तो आप अपने पेज को ब्रेक करके यहाँ पे देख सकते हो। मैं वापस नॉर्मल व्यू में चला जा रहा हूँ, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आप देख रहे होगे यहाँ पे एक लाइन सा बना हुआ है, तो इस वजह से ये पेज 2 में आ रहा है। तो ऐसे कोई इशू की बात नहीं है यहाँ पे, इसे इग्नोर करके चलते हैं, नॉर्मल हम देखते हैं। अब पेज लेआउट की बात कर रहे हैं। तो पेज लेआउट में आप देख रहे होगे यहाँ पे 2 पेजेस बन गए हैं, ठीक है। एक पेजेस ये बना है, दूसरा पेजेस ये बना है, तीसरा पेजेस, इसी तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे पेजेस बनते जाएंगे। और लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे क्लिक टू ऐड डेटा। तो इस तरीके से आप
पेजेस में पेजेस में आप काम कर सकते हो अपने कन्वीनियंट से, लेआउट व्यू में पेज को ला के। तो आप इसे भी इग्नोर करके चलिए, इसकी भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अभी हम नॉर्मल कर ले रहे हैं। अब हमारा आ रहा है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू में यहाँ पे हमें कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले हम पेज लेआउट करेंगे, उसके बाद हम कस्टम व्यू पे क्लिक करेंगे। तो कस्टम व्यू पे क्लिक करने के बाद अगर हमारे पास में कोई व्यू है तो हम दिखाएंगे, अदरवाइज हम इसको क्लोज कर देंगे। तो इसको आप इग्नोर करके चलो, कस्टम व्यू की हमें कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम हमेशा नॉर्मल व्यू लेके चलते हैं। अब हम शो की टैब के बारे में बात करेंगे। शो में क्या है, हमारे पास में एक पहला जो आ रहा है नेविगेशन का आ रहा है ऑप्शन, ठीक है। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपका जो ये वर्कबुक है, इस वर्कबुक में आपकी जो शीटें हैं, जिस शीट पे आप जो भी आपने शीट पे काम किया हुआ है, मतलब जो भी सेल्स पे आपने काम किया हुआ है, उस सेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें यहाँ शो हो जा रही हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है शीट 1 E6 से लेके H14 तक। इस पर क्लिक करूँगा तो इसने अपना पूरा सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। C5 पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो C5 ही आ गया। अभी देख रहे होगे आप कहीं पे H14 भी लिखा हुआ आ रहा होगा यहाँ पे, आई थिंक होना चाहिए H14। H14 होना चाहिए यहाँ पे, ओके। H14 यहाँ पे नहीं है क्योंकि H14 यहाँ तक ही ऑलरेडी कवर है, हाँ, इसीलिए यहाँ पे ये आ रहा है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा चीज़ कहाँ पर क्या आ रहा है, नेविगेट कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेविगेशन को हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रिड लाइंस की। याद होगा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो भी यहाँ पे ब्रिक्स बने हुए आ रहे थे, सेल्स बने हुए आ रहे थे, ये हमारे ग्रिड लाइंस हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे होगे यहाँ पे, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है, आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है, बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। तो अभी मैं छोटा करके चलूँगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फार्मूला बार, ठीक है, इसे हम फार्मूला बार कहते हैं। और रूलर की बात करें तो रूलर अभी यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि हम रूलर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है शो रूलर नेक्स्ट टू योर डॉक्यूमेंट, यू कैन सी एंड सेट द टैब स्टॉप मूव टेबल्स बॉर्डर एंड लाइन अप ऑब्जेक्ट इन द डॉक्यूमेंट, ऑल्सो यू कैन मेजर स्टफ। तो उस चीज़ के लिए यूज़ होता है, बट अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जब इसकी रिक्वायरमेंट आएगी तब मैं आपको इसके बारे में भी क्लियर कर दूंगा। जैसे कि मैंने अभी आपको फार्मूला बार के बारे में क्लियर किया है, आपने नोटिस किया होगा फार्मूला बार हमारा स्टार्टिंग से ही टैब में शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। मैंने इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था आगे ये चीज़ें आएंगी और मैं वहाँ आपको क्लियर करूँगा, तो आप आपको इस चीज़ को समझ पाओगे और काफ़ी अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेडिंग्स की। हेडिंग्स पे क्लिक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, अनचेक कर रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया था हेडिंग्स हमारे जो होते हैं, हमारे अल्फ़ा न्यूमरिक दो तरह से हेडिंग्स होते हैं। ABCD हमारा ये होता है हमारा अल्फ़ा हेडिंग, और 1 2 3 4 जो होते हैं हमारे ये न्यूमरिक हेडिंग होते हैं। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ करते हैं। डेटा टाइप आइकन्स लिखा हुआ आ रहा है। डेटा टाइप आइकन्स की हमें वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसे आप इग्नोर करके चलोगे। हाँ, फोकस सेल्स, इसका बहुत बड़ा यूज़ है। जैसे कि आपके पास में काफ़ी सारा डेटा है, मल्टीपल डेटा है, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मेरा कर्सर का आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर मैं फार्मूला सेल्स पे जाके इसमें फोकस सेल्स करूँगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं जहाँ पे भी क्लिक करूँगा वो आपको चीज़ें ईजिली शो होंगी। देखिए मैंने यहाँ पे डेली एक्सेल 5 पे क्लिक किया, आपको क्लियर हो रहा है कि मेरा जो रॉ नंबर कॉलम नंबर क्या है, हमारा M15 है, तो यहाँ पे M नंबर और यहाँ 15 नंबर दोनों हाईलाइटेड है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को यहाँ पे क्लियर करते हैं कि कहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्या क्लियर लिखा हुआ नहीं आ रहा, हाईलाइट कर रहे हैं। इवन आपको कलर चेंज करना, फोकस कलर हम चाहते हैं कि यार हमारे ग्रीन ना हो, हमारा अदर कलर हो जाए, ब्लैक हो जाए, ब्लू हो जाए, XYZ जो भी कलर आप रखना चाहें, तो उसके अकॉर्डिंग आप फोकस कलर को चेंज कर सकते हो। मुझे येलो करना है, मैं येलो कर सकता हूँ। तो आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जूम की। जूम में क्या होता है कि जैसे ये मेरी शीट है, अभी मैं फोकस इसको हटा देता हूँ। जैसे ये मेरी पूरी शीट है, इस शीट में है ना, मुझे कुछ चीज़ें जूम करके देखनी है, काफ़ी जूम करके देखनी है। मैं जूम पे क्लिक करूँगा। जूम पे क्लिक करने के बाद अभी हमारा यहाँ देख रहे होगे एक नोटिफिकेशन आया है जूम का। हम मोस्टली जो हमारा जो स्टैंडर्ड होता है जूम का, हम 100% पर रखते हैं।
ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी 100% लिखा हुआ आ रहा है। साथ में आप इसके थ्रू भी, इस कर्सर के थ्रू भी अप डाउन कर सकते हो। ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इसको के ऑप्शंस को ओपन कर रखा है। तो अभी हम जैसे 100 पे, हमें 200 पे करना है, 200 पे गए, ओके कर दिए, ये 200 पे हो गया। देख रहे हो यहाँ पे 200 पे आ गया। आपको और बढ़ाना है, आप कर सकते हो। मैक्सिमम यहाँ आपका डेटा 400 तक जाता है। ठीक है, ये जो बीच में यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे तीर बना हुआ आ रहा है, बीच में जो तीर बना हुआ आ रहा है, ये आपका है, ये आपका 100 का सिंबल है। तो इस पर आप जाओगे, ऑटोमेटिकली 100 हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम मिनिमम आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जूम कर सकते हो। इवन आप कस्टम में जो भी जूम लिखना चाहते हो लिख सकते हो। मैंने आपको बताया था 400, अब मैं यहाँ पे 500 करके देखता हूँ क्या आता है, क्योंकि मैंने भी अभी तक ट्राई नहीं किया है। 500 नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसका कैपेसिटी 400 तक की है, तो ये 400 से ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा हुआ आ रहा है जूम 100%। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 200 कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है, मुझे 100 करना है, मैं वापस 100 पे क्लिक करूँगा, मेरा स्टैंडर्ड 100 पे आ जाएगा। अब यहाँ आ रहा है ऑप्शंस लिखा हुआ जूम टू सेक्शन। जूम टू सेक्शन मतलब मुझे जहाँ जूम करना है मैं वहीं जूम करूँगा। कहने का मतलब ये है मुझे इसको जूम करके देखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जूम टू सेक्शन पे क्लिक करूँगा, मेरा सीधा सीधा ये जूम हो गया। तो इस तरीके से आप जूम टू सेक्शन को भी यूज़ करते हैं। न्यू विंडो पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका एक और विंडो बन के आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कैसे आपको पता पड़ेगा कि आपका न्यू विंडो क्लियर हुआ है। देखिए, सबसे पहले न्यू विंडो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ देख रहे होंगे शीट का नाम है रिव्यू एंड व्यू ओवरव्यू डे 5। ठीक है, जैसे ही न्यू विंडो पे क्लिक करूँगा यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ आ जाएगा, इसी के साथ में कुछ और लिखा हुआ आएगा। न्यू विंडो पे क्लिक किया, अब आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रिव्यू एंड व्यू ओवरव्यू डे 5/2। अब जो मेरा पहले वाला था उसको शीट 1 कर दिया, ठीक है, और अभी वाले को क्या किया इसने, शीट 2 कर दिया। तो शीट 2 को मुझे क्लोज करना है, मैं क्लोज कर दूंगा तो वापस मेरा डे 1 के अकॉर्डिंग आ गया यहाँ पे डे 5। ठीक है, अरेंज ऑल पे आप क्लिक करोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग विंडो को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप कर सकते हो। करके देखिएगा एक बार। सेम यहाँ पर देख रहे हो कि आप सिंबल्स के अकॉर्डिंग चीज़ें बनी हुई आ रही हैं। इस पर अगर मैं लेके जाता हूँ स्प्लिट है, अगर ये जैसे कि मेरा डेटा है, ठीक है, इसको मुझे स्प्लिट करना है तो मैं स्प्लिट करके देख सकता हूँ। अब सपोज जैसे मेरा ये पार्ट है, अब मुझे इसको 2 हिस्से में स्प्लिट करना है फ्रीज के जैसा, तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। अब ये वाला जो मेरा पार्ट है, ये मेरा पार्ट है, ये पूरा मेरा स्प्लिट हो चुका है। अब मैं कर्सर को, अब मैं पेज को स्क्रॉल करूँगा तो देख रहे हो आप एम सेक्शन मेरा एक जगह स्थिर है और 18th 19th वाला पार्ट मेरा एक जगह स्थिर है। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, स्प्लिट करते हैं चीज़ों को। अब उसके बाद एक और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे हाइड विंडो का। आप देख रहे हो कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो अगर मैं हाइड विंडो पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी शीट हाइड हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि शीट तो है मेरा वर्किंग में, बट अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद जो भी मेरे यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं, फाइलें बनी हुई आ रही हैं, जैसे कि होम, इंसर्ट, आप देख रहे हो सारे ग्रे कलर के हो गए हैं। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं आपकी, ये सारी हाइड हो गई है। आपको फिर से देखना है। कभी कभी होता है हमसे प्रेस हो जाता है, हम डर जाते हैं कि अचानक क्या हो गया, हमारा डेटा कहाँ गायब हो गया। तो इस कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको बस ध्यान होना चाहिए कि हाइड के नीचे विंडो का ऑप्शन आता है, जैसे आप विंडो पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपका विंडो वापस आ जाएगा। लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे रिव्यू एंड व्यू ओवरव्यू डे 5, ओके करोगे आपका विंडो वापस आ जाएगा ओपन। ठीक है, ये हमेशा आपका हाईलाइटेड नहीं होता है, ये हाईलाइटेड तभी होगा जब आपका विंडो में उस तरीके से इश्यूज आएंगे, विंडो हाइड हो जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अभी आप देख रहे हैं, अब नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे व्यू स्लाइड बाय साइड। ठीक है, इसका भी आप यूज़ करते हैं साइड वाइज आप व्यू करने के लिए, देखने के लिए चीज़ों को। सेम उसके नीचे आता है स्क्रॉल करने का, स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं 2 डॉक्यूमेंट्स को एक तरीके से, जैसे मैंने आपको ये बताया था, सेम वही चीज़ें हैं। और रीसेट विंडो पोजीशन है, जो मैं आपको बता रहा था वही चीज़ें यहाँ पे करके दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। स्विच टू विंडो का आप देख रहे हो यहाँ पे रिव्यू एंड व्यू ओवरव्यू डे 5 लिखा हुआ आ रहा है। ये इसलिए एक ही चीज़ लिखा हुआ आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ एक ही विंडो रखा हुआ है।
दो विंडो हमने नहीं रखा हुआ है, दो विंडो रखेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाता हूँ मैं कि दो विंडो हम कैसे कर सकते हैं। न्यू विंडो किया, न्यू विंडो आ गया, ठीक है। अब मैं वापस से व्यू के टैब में जाता हूँ। व्यू के टैब में जाने के बाद स्विच टू विंडो पे क्लिक करूँगा। फर्स्ट रिव्यू एंड व्यू वाला मुझे चाहिए, इसको मैं ओके किया, देखिए ये आ गया। तो जो मेरा पहले वाला था इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। अब ये ऑप्शन वापस हट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास में मैक्रो का। बेसिकली मैं आपको मैक्रो के बारे में ओवरव्यू शेयर कर रहा हूँ। मैक्रो क्या होता है हमारा, जैसे कि हम एक तरह से कोई वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो मैक्रो का यहाँ पे यही यूज़ होता है। जैसे कि मैं जो भी यहाँ पे एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं जो भी यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ मैंने एक्सेल आर्मी लिखा मैंने, ठीक है, यहाँ मैंने आशीष कुमार लिखा। तो जो भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें मैक्रो में रिकॉर्ड होती हैं। और हमारे यहाँ पे एक बटन बनाया जाता है जिसमें आप उस पर क्लिक करेंगे तो यही सारी चीज़ें, जब भी क्लिक करेंगे आप, वही सारी चीज़ें फिर से वापस अपने आप लिख देगा, ये रिपीट कर देगा। इसमें कुछ कोडिंग्स वगैरह भी होती हैं जिसे हम VBA कहते हैं। तो इसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे जब हम इस पर हम काम करेंगे। अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अभी हम इसको इग्नोर करके चलते हैं मैक्रो के पार्ट का, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको व्यू और रिव्यू दोनों टैब का मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, जिससे वो एक्सेल आर्मी के थ्रू फ्री में एक्सेल सीख के अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर पाए। तो मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।